दिल्ली के रेड फोर्ट आतंकी हमले के बाद एक नया खुलासा हुआ है। एक एड्रेस है, पता है, जिसने सबको चौंका दिया है, और वो है रूम नंबर 13, बिल्डिंग नंबर 17, अल फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद। ये वही रूम है जो एक मीटिंग पॉइंट था, जहां पे सारे के सारे ब्रेन वॉश डॉक्टर्स एक गिरोह बना करके दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक सीरियल धमाकों की योजना बना रहे थे। एक तरह का कॉरपोरेट हेडक्वार्टर बना रखा था जैश ए मोहम्मद ने भारत की राजधानी के पास भारत पर हमला करने के लिए, और उसको ऑपरेट कर रहे थे ये सारे डॉक्टर्स और ब्रेन वॉश्ड मौलवीज। ये कोई हाईटेक लैब तो नहीं थी, बल्कि एक साधारण सा सीलन भरा हॉस्टल का रूम था। देखने में ये काफी हार्मलेस सा लगेगा, लेकिन ये वो जगह है जहां भारत के व्हाइट कॉलर टेररिज्म की पूरी प्लानिंग चलाई जा रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि ये वही रूम नंबर 13 है जो डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो एक आतंकवादी है, उसके नाम से रजिस्टर्ड था, और यहीं पर, इसी रूम पर पूरे के पूरे मॉड्यूल का मीटिंग पॉइंट बना हुआ था। यहीं पर डॉक्टर उमर नबी, जिसने दिल्ली का ब्लास्ट किया, डॉक्टर शाहीन शाहिद और अन्य डॉक्टर और मौलवी मिला करते थे और प्लान करते थे भारत के ऊपर आतंकवादी हमला करने का। रात रात मिलकर ये सभी लोग विस्फोटकों की तैयारी पर चर्चा करते थे। डॉक्टर मुजम्मिल से पुलिस ने जब पूछताछ करी तो पता लगा कि ये सारे लोग यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल्स छोटी छोटी मात्रा में चोरी छिपे निकालते थे और उसे रूम नंबर 13 में ला करके मिलाते थे। रूम में जब तलाशी करी गई तो केमिकल रेसिड्यू, पेन ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सब कुछ बरामद हुआ। यानी बम बनाने का पूरा सामान इस छोटे से कमरे में था। पुलिस की फोरेंसिक जांच में यह भी सामने आया कि इस रूम में एनफो यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल तैयार किया जा रहा था। यानी अमोनियम नाइट्रेट को किसी डीजल या किसी फ्यूल से मिला करके बम बनाने का जो फाइनल स्टेप था, वो ये लोग इसी रूम में कर रहे थे। ये वही विस्फोटक मिश्रण है जो लाल किले के ब्लास्ट में भी इस्तेमाल हुआ, और पुलिस को शक है कि डॉक्टर उमर और लेडी डॉक्टर शाहीन ने यूनिवर्सिटी की लैब से यह सामग्री धौज, जो फरीदाबाद में स्थित एक गांव है, वहां पर सेफ हाउसेस तक पहुंचाई। इन सेफ हाउसेस में बॉम्ब असेंबली का काम चल रहा था। ये कोई छोटा मोटा बम पटाखा नहीं बना रहे थे, पूरे का पूरा एम्यूनिशन की फैक्ट्री डाल दी थी इन लोगों ने। 3000 किलोग्राम आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस इसी सेफ हाउस से मिले। 3 टन एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। अल फलाह यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से जब पूछताछ इनिशियली करी गई है तो उन्होंने अपनी गलती से साफ इनकार कर दिया। उनका छोटा सा बयान है कि हमारी लैब में कोई अनधिकृत यानी अनऑथराइज्ड केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ, और बात वो यहीं पे खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि ये भारत के ऊपर हुए आतंकी हमलों में सबसे बड़े हमले की साजिश थी। अगर लैब में कोई अनऑथराइज्ड केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ तो रूम नंबर 13 में इतना सारा विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंच गई? क्या यूनिवर्सिटी के प्रशासन को, सिक्योरिटी को वाकई कुछ नहीं पता था? यह पूरा मामला सालों तक उनकी यूनिवर्सिटी में होता रहा। क्या इसे नजरअंदाज किया गया, या इसे बर्दाश्त किया गया, या वाकई ये सिर्फ एक भारी लापरवाही है? ये सवाल का आंसर हमें अभी ढूंढना है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि रूम नंबर 13, बिल्डिंग नंबर 17 भारत के ऊपर हमले का हेडक्वार्टर बन चुका था। इस पूरी घटनाक्रम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहद डेंजरस कैरेक्टर है, और वो है एक लड़की जिसका नाम है डॉक्टर शाहीन शाहिद। इस पूरे टेरर मॉड्यूल की महिला विंग की अब ये कमांडर बताई जा रही है। लेकिन इनकी कहानी कुछ और ही कहती है अगर आप सिर्फ इसकी सीवी से इसको देखें तो। चलिए इनकी सीवी पे एक नजर डालते हैं। ये है डॉक्टर शाहीन। 2006 में GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में ये चयनित हुई। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को इन्होंने क्वालिफाई किया, सरकारी अधिकारी बनी। 2009 से 2010 तक इन्हें पोस्टिंग करी गई कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में। ये सरकारी अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं। दिखने में तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी सीवी लगती है। ऐसा लग सकता है आपको कि ये एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई करी है और पढ़ाया भी है, सैकड़ों जिंदगियां बचा सकती है ये जान। लेकिन फिर कुछ होता है। सडनली 2013 में डॉक्टर शाहीन बिना किसी अनुमति, बिना किसी एप्लीकेशन के छुट्टी पर चली जाती हैं, और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटती हैं अपनी ड्यूटी पर। 2013 से 2021 के बीच में उनको कई नोटिस भेजे जाते हैं, लेकिन उसका वो कोई जवाब नहीं देते। एक अधिकारी गायब हो चुका है। अंततः 2021 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, उनकी सरकारी नौकरी खत्म हो गई, और अब समझ में आता है कि वो 2013 में सरकार की नौकरी छोड़ करके शायद जैश ए मोहम्मद के बिहाफ पर स्लीपर सेल बनाने का स्टार्टअप चला रही थी।
जांच एजेंसियों के अनुसार डॉक्टर शाहीन ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद ने भारत में अपनी विमेन डिवीजन यानी महिला शाखा, जिसका नाम है जमात उल मोमिनीन, खड़ी करने की जिम्मेदारी दी थी। ये जिम्मेदारी सीधे दी गई थी उन्हें सादिया अजहर द्वारा। सादिया अजहर मौलाना मसूद अजहर आतंकवादी की बहन है। सादिया का पति यूसुफ अजहर 1999 में कांदाहार हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था। वो बात अलग है कि मई के महीने में हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने उसे ऊपर पहुंचा दिया। इस साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो बहावलपुर में मारा गया। डॉक्टर शाहीन गुप्त सोशल मीडिया चैनल जो ज्यादातर टेलीग्राम होते हैं के जरिए पाकिस्तान के अपने हैंडलर से जुड़ी रहती हैं और उनका लक्ष्य था एक ऑपरेशनल विमेन विंग तैयार करना जो आगे चलकर जैश ए मोहम्मद को समर्थन कर सके और आत्मघाती हमले पूरे भारत में कर पाए। भारत का कल्चर है कि अगर आप डॉक्टर हैं और विशेषकर यदि आप महिला डॉक्टर हैं तो आपके ऊपर शक की सुई बहुत कम आएगी, और इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद। अब एक और सवाल उठता है, काफी बड़ा सवाल है, और वो ये है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है। इस यूनिवर्सिटी में जो लोग काम कर रहे थे डॉक्टर्स, वो मिल करके बम बना रहे थे, और छोटा मोटा बम नहीं बना रहे थे, वो इतना बम बना रहे थे, 3000 किलोग्राम एक्सप्लोसिव्स को यूज करके बम बना रहे थे। यानी कि भारत के 3-4 शहरों में 1 दर्जन ब्लास्ट एक साथ करने की क्षमता रखने वाले इतने सारे बम बना रहे थे लोग। चोरी चोरी केमिकल्स लैब से हॉस्टल तक गए, हॉस्टल से सेफ हाउस तक गए। रूम नंबर 13 एक छोटा सा रूम है, ये सब बैठ करके वहां पर रात रात भर विस्फोटक बना रहे थे। उनको डिटोनेट करने के टाइमर्स और रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस को हैंडल कर रहे थे। लेकिन पूरे के पूरे प्रशासन को सालों तक ये होता रहा, लेकिन भनक भी नहीं लगी। और उससे बड़ी बात, आपने क्या अपने एम्प्लॉइज यानी डॉक्टर्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया। हमारा देश ऐसा है जहां अगर आप घर में काम करने वाले भी किसी व्यक्ति को रखते हैं तो उसका पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना होता है। कोई भी नौकरी अगर आप लेते हैं तो आपके पिछले एम्प्लॉयर से आपका करंट एम्प्लॉयर जरूर पूछता है कि क्या कारण था कि आपने ये नौकरी छोड़ी या आपको नौकरी से हटाया गया। लोगों को टीचिंग और मेडिकल स्टाफ में अल फलाह यूनिवर्सिटी कैसे भर्ती करती है, इस प्रोसेस का ऑडिट करना बहुत आवश्यक है। कैसे ऐसा हुआ कि लेडी डॉक्टर शाहीन, जिन्होंने 8 साल तक गवर्नमेंट ड्यूटी से एब्सकॉन्डिंग थी, गायब थी, नोटिस पे नोटिस मिल रहा था, उनको अल फलाह यूनिवर्सिटी में बड़ी हैप्पीली रिक्रूट कर लिया गया, और अल फलाह यूनिवर्सिटी को इस बात का पता भी नहीं लगा, इल्म भी नहीं लगा कि 8 साल से ये लड़की कहाँ गायब थी। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी सेल, आपके सीसीटीवी, आपके कर्मचारी, क्या इन सब में से किसी को भी ये अंदाजा नहीं लगा कि बिल्डिंग नंबर 17 रूम नंबर 13 में भारत के ऊपर भारत विरोधी सबसे बड़ी गतिविधि भारत के अंदर रह करके लोग करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे ऐसा हुआ कि कुछ डॉक्टर्स मिल करके बार बार लैब से केमिकल चुरा करके लेते जा रहे हैं, और इस बात की कोई बुक कीपिंग, कोई अकाउंटिंग किसी ने सालों साल तक नहीं करी। सवाल अल फलाह यूनिवर्सिटी पर काफी भारी और भरकम है, और इन सवालों का जवाब सिर्फ ये कह के नहीं किया जा सकता कि वी डिनाई एनी पार्टिसिपेशन या हमने कोई अनऑथराइज्ड केमिकल अपनी लैब में नहीं आने दिया, क्योंकि आपके हॉस्टल भारत के विरुद्ध चलने वाले इंटेंडेड बॉम्ब से भरे हुए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर एक और क्वेश्चन मार्क है, और वो आता है उनके फाउंडर, यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है, जिनका नाम है जवाद सिद्दीकी। जवाद सिद्दीकी एक बड़े ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उनकी लिंक्डइन, उनकी सोशल मीडिया पे जो प्रोफाइल है वो काफी दबी हुई है, आपको कुछ मिलेगा नहीं खास। लेकिन ओपी इंडिया नाम की एक पॉपुलर मीडिया वेबसाइट ने जवाद सिद्दीकी के ऊपर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पब्लिश किया है, और उस आर्टिकल के अनुसार जवाद सिद्दीकी एक बड़े ही डूबियस कैरेक्टर है। 2003 में उन्हें एक मुकदमे में दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 साल की सजा दी थी। इनफैक्ट उन्होंने 37 महीने यानी 3 साल से थोड़ा अधिक समय तिहाड़ जेल में भी बिताया है, और उनका चार्ज जो उनके ऊपर लगा था, जो प्रूव किया क्योंकि कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया उन्हें, वो ये था कि वो हजारों लोगों के फर्जी दस्तावेज बना करके उनसे एक तरह का चिटफंड स्कीम चला रहे थे, जो एक तरह का गबन माना गया। उसको फाइनेंशियल फ्रॉड का दर्जा कोर्ट ने ऐसा पाया, और कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा दी। ऐसा रिपोर्टिंग है ओपी इंडिया का। यही वो व्यक्ति हैं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, जो तिहाड़ जेल में समय बिता चुके हैं, और जो एक प्रूवन कॉन्विक्ट हैं दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। और ये रिपोर्टिंग है ओपी इंडिया द्वारा। ये पूरा मामला अब एक गहरी आतंकवादी साजिश, एक मास मर्डर और एक फिदायीन का तो है, यानी एक राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा मुद्दा तो बन ही चुका है। लेकिन इसके पीछे और भी कुछ रियलिटीज हैं जिनसे हमें वाकिफ होना, समझना आवश्यक है।
अल फलाह यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। वो सारे बच्चे अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर, उनको डिग्री लेनी है, उनको भविष्य में कुछ आगे बढ़ के अच्छा काम करना है। लेकिन ऐसे आतंकी एलिमेंट्स को अपने बीच पनपने देकर अल फलाह यूनिवर्सिटी ने एक भारी खिलवाड़ किया है इन छात्र छात्राओं के साथ जो अभी वहां पढ़ रहे हैं या वहां के एलुमनाई हैं। जब भी वो अपनी डिग्री लेकर के अब बाहर मार्केट में जाएंगे तो उन्हें अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ साथ भारत के सबसे बड़े आतंकवादी षड्यंत्र के साथ भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी टेंटेड हो चुकी है। और ये उन छात्र छात्राओं, मेहनती छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। साथ ही साथ खिलवाड़ है उनके माँ बाप के साथ, जिन्होंने इतना पैसा देकर के उन्हें इस यूनिवर्सिटी में दाखिल किया होगा। ये पूरा कांड एक चीज तो दिखाता है, आतंकवाद हमारे आसपास पनप रहा हो सकता है, और हो सकता है कि आप उसे डॉक्टर समझकर, कोई लेडी डॉक्टर समझ करके, कोई मौलवी समझ करके, कोई रिलीजियस गुरु समझ करके आप उसे इग्नोर कर दें। आतंकवादी की कोई विजिबल टेम्पलेट नहीं होती। वो व्हाइट कॉलर के रूप में भी आ सकता है, वो कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी हो सकता है, और इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा भारत को सुरक्षित रखने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जिसे सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को अब गहरा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सारा आतंकवादी प्रकरण एक चीज ये भी दिखाता है कि कट्टरपंथी कहीं भी किसी भी रूप में भारत में पनप सकती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत भारी भूल कर दी और उनके पता भी नहीं चला कि उनकी लैब और उनके हॉस्टल रूम आतंकवादी संगठनों के ऑफिसेज बन चुके थे। ये जरूरी नहीं है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ही ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसमें वो प्रोसेसेस, वो प्रोसीजर्स उपलब्ध ना हो जो ऐसे आतंकवादी को किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में पनपने से रोक पाए। और इसीलिए सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को हरकत में आना आवश्यक है। यूनिवर्सिटीज के लिए एक गाइडलाइन होनी जरूरी है जहां से ये पता चल सके उनको कि क्या उनकी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा संदिग्ध हो रहा है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र और काम कर रहे लोग, उन सब के पास एक ट्रांसपेरेंट चैनल होना आवश्यक है जहां वो रिपोर्ट कर पाए कि उनके आस पड़ोस में अगर ऐसी कोई संदिग्ध चीज हो रही है, भारत विरोधी चीज हो रही है, तो वो उसको ओपनली और एनोनिमसली रिपोर्ट कर पाए सीधे अथॉरिटीज को। यूनिवर्सिटी के पूरे साइकिल को वो जंप करते हुए सीधे अथॉरिटीज को, यानी पुलिस अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर पाए और इस पे एक्शन हो। लाल किले की घटना में कई भारतीयों की जान गई। ये एक बहुत दुखद घटना है, लेकिन एक बात और भी सच है कि ये घटना 100 गुनी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी अगर 3 राज्यों की पुलिस ने एकदम घड़ी की नोक की सटीकता पर जाकर के इसको बड़ी घटना होने से रोका नहीं होता। इस बात की लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हर बार हम इतने लकी रहेंगे, और इसलिए ये आवश्यक है कि ये सारे प्रोसीजर्स हम इंटीग्रेट करें अपने यूनिवर्सिटी सिस्टम में, और ऊपर से लेकर नीचे के तंत्र तक सबको सचेत किया जाए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत की शिक्षा संस्थान, भारत की यूनिवर्सिटीज को अब पाकिस्तान की जैश-ए मोहम्मद जैसी ऑर्गेनाइजेशंस टारगेट कर रहे हैं वहां पर कट्टरपंथ फैलाने में, और उन्हीं यूनिवर्सिटीज को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। ऑफ कोर्स अगर ऐसा कुछ भी वो करेंगे तो उनको पता है कि हम ऑपरेशन सिंदूर भी कर सकते हैं, लेकिन ये लोगों की सोच इतनी विकृत है कि इसे ब्रह्मोस से उड़ाना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी सजगता से भी इनको कंट्रोल में रखना उतना ही आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।